हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये स्पेशली VI के छात्रों के लिए है जो इस समय वर्तमान में अध्ययनरत है, या उनके लिए भी है जो अध्ययन के बाद अपने कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आज जो हमारा पेपर चल रहा है अभी ये सेकंड पेपर है, जिसका मैंने बार बार आप लोगों के सामने चर्चा किया था कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पेपर वाइज पेपर, अगर सेकंड पेपर खत्म होगा तो थर्ड पेपर लेकर आऊँगा। सारे पेपर आप लोगों को कंप्लीट कराना मेरा मेन मकसद है, ठीक है। तभी हमारे सेकंड पेपर के चैप्टर चल रहे हैं। तो आज सेकंड पेपर के चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा साइको एडुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये तो जानते हैं आप लोग। इसमें है यूनिट 2.5 मिथ्स एंड स्टेरियोटाइप्स अबाउट ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। जो पूर्ण दृष्टिबाधिता और दृष्टिबाधिता के संबंध में, मिथ्स मतलब क्या होता है कि मतलब तथ्य, क्या विचार, और स्टेरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादिता। पहले क्या इन लोगों के प्रति लोगों के मन में रूढ़िवादिता थी, पुरानी अभिवृत्ति क्या थी, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहले की हमारे जो संस्कार थे, जमाने थे, उसमें क्या होता था कि अगर किसी के परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा हो जाता था तो उसे लोग किस्म किस्म के तर्क के साथ अवहेलना करते थे। जैसे कि ये बच्चे के पूर्व जन्मों का पाप है, ये इनके माता पिता के पूर्व जन्मों का पाप है, तो इसको सवेर में उठकर इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसे ऐसे मिथ्स एंड स्टेरियोटाइप्स थे, मतलब कि मिथक तथ्य और रूढ़िवादी परंपरा थी। तो आज उसी के बारे में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें है अभिवृत्ति का अर्थ। परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना कि अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं कि आप अभिवृत्ति से क्या समझते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना, विचार के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार को अभिवृत्ति कहा जाता है। अभिवृत्ति किसको कहते हैं कि किसी भी घटना या किसी भी चीज के काम को आप अपने दृष्टिकोण से उसको कैसे देखते हैं और कैसे उसको समझते हैं, ये आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। यह सकारात्मक रूप से अथवा नकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी सकारात्मक सोच भी हो सकती है, और निगेटिव नकारात्मक सोच भी उस पर बन सकती है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु घटना के प्रति पूरी तरह से जाने बिना एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने लगता है। अभिवृत्ति में क्या होता है कि आप अंत तथ्य तक नहीं पहुंचते हैं, आप आधे रास्ते में ही उस पर गलत सलत अर्थ निकालने लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए उदाहरण देखिए, अगर कोई आदमी बाइक से रास्ते चलते उसका एक्सीडेंट किसी कारणवश हो गया, तो आप उस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि ये कैसे रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ। बस सीधे लोग लगाते हैं कि ये कहीं शराब पीकर गाड़ी चला रहा होगा। ऐसी हम लोग की क्या होती है, नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई है, ठीक है। वास्तविक सच्चाई लोग नहीं जान पाए कि उसका टायर पंचर हुआ था या ब्रेक फेल हुआ था, माने इसके बारे में कोई तहकीकात नहीं करेगा। सीधे बोल देगा कि ये आदमी क्या कर रहा है,
दारू पीकर गाड़ी चला रहा होगा। तो उसी प्रकार दिव्यांगता के बारे में, अगर बच्चे की कुछ भी दिव्यांगता है तो किस कारण से हुई है इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस इसके पूर्व जन्मों का पाप है, इसके माता पिता का पाप है, यही लोग अपनी नकारात्मक सोच रखते हैं। ठीक है, तो मिथ्स मतलब क्या होता है? अभिवृत्ति। अब है स्टीरियोटाइप्स का तात्पर्य। देखिए यहां स्टीरियोटाइप्स लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है? यदि किसी को चीज के रूप में स्टीरियोटाइप्स किया जाता है तो लोग एक निश्चित है सामान्य विचार या उनकी छवि बना लेते हैं। मान लिया जाता है कि वे विशेष तरीके से ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब है मिथ का तात्पर्य। एक कहानी जो काल्पनिक है, लोगों ने सोच समझकर बनाई हो, अर्थात काल्पनिक कथा, उसे क्या कहते हैं? मिथ्य कहते हैं। हर देश की अपनी कल्पित कथाएं होती हैं। एक उदाहरण भी देख सकते हैं। यह कहा जाता है कि अशिक्षित लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसा हमारी विचार है ना कि अशिक्षित लोगों की नौकरी नहीं मिल सकती, जो एक मिथ है। वाकई में ऐसा नहीं होता है। अशिक्षित लोग भी बढ़िया से बढ़िया नौकरी करते हैं। इसी प्रकार से एक और मिथक है कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी नौकरी होती है। हम लोगों की धारणा है ना कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप कई सारी प्राइवेट कंपनी में सरकारी नौकरी से बढ़िया सैलरी पा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कुछ समझने का ये तरीका हो गया। अब हम समझना है कि दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित के बारे में मिथक और रूढ़ियां। ठीक है, अब इसमें आर्थिक रूप से कमजोर मानने की धारणाएं। पहला इसमें क्या है? मिथक और धारणा कि आर्थिक रूप से कमजोर मानने की धारणाएं। ऐसा माना जाता है कि दृष्टि बाधित हुआ अल्प दृष्टि बाधित व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ है। अतः इनकी सहायता ना की जाए, यह आर्थिक रूप से कमजोर ही होंगे। ऐसा हम लोग का क्या है? रूढ़िवादी विचार है। अगला है विशेष कार्यों के अधिकारी संबंधित धारणाएं। ऐसा माना जाता है कि दृष्टि बाधित विशेष, अर्थात इसके लिए जो कार्य किया जाएगा वो भी सबसे विशेष होगा। है ना बात? हर जगह इनको विशेष प्रकार से बताना होगा, किसी चीज को अलग या अलग तरह से बताना होगा, नहीं तो यह कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब है दैवी शक्तियों से संबंधित धारणाएं। ऐसा माना जाता है कि विकलांग होना ईश्वर का श्राप है। इसका चर्चा मैंने किया था ना आप लोगों से। या किसी पाप का परिणाम है, अर्थात ईश्वर ने पिछले जन्म के पाप का परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसको विकलांग बनाया है। विकलांगता को धर्म या देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। ये क्या हुई? हमारे दैवी शक्ति संबंधी धारणाएं। ठीक है, अब है सामाजिक धारणा पर। देखिए प्राचीन काल में दृष्टिबाधितार्थ को भिखमंगेपन, प्राचीन काल में भी जो दृष्टिबाधित होते थे उसे भिखारी के तौर पर का पर्याय माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि दृष्टिबाधित व्यक्ति केवल भिखारी हो सकते हैं। यह भ्रांत धारणाएं अभी तक प्रचलित है। इसमें एकीकृत और समावेशी शिक्षा के प्रयासों द्वारा इन धारणाओं में कमी आई। पहले लोग दृष्टिबाधित को भिखारी के रूप में देखते थे, लेकिन अभी हमारी शिक्षा के द्वारा क्या हुई? ये धारणा बदल गई है। अभी हमारे जितने बहुत लोग दृष्टिबाधित सरकारी अच्छे पदों पर है, बहुत से कल कारखानों में है, फैक्ट्रियों में है, या अच्छा अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। समाज में इन विकलांगों को दया और सहानुभूति जोग, मूर्ख, अनुपयोगी कार्य न करने जोग, दुष्ट, भिखारी, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए इत्यादि माना जाता था। बात सही है। अब है धार्मिक धारणाएं। धार्मिक धारणाएं इन लोगों के प्रति क्या थी? हमारी
अर्थात यह माना जाता था कि विकलांग होना पूर्व जन्मों का पाप का फल है, उसने पिछले जन्म में जो पाप किया है ईश्वर ने उसको इस जन्म में विकलांगता के रूप में उसको सजा दिया है। ठीक है। विभिन्न शोध अध्ययनों के आधार पर दृष्टिबाधितों के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य मिथक और स्थिर प्रारूप रूढ़ियां निम्नलिखित है। क्या क्या है हमारी रूढ़ियां, जो पुराने विचार? पहला है, सभी दृष्टिबाधित व्यक्ति अच्छे संगीतकार होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों की स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से तीक्ष्ण होती है। हम लोग मानते हैं ना कि इन लोगों के भीतर ईश्वरीय ज्ञान होता है, मतलब भीतर की शक्ति तेज होती है। दृष्टिबाधितों के पास छठी ज्ञान इंद्रिया होती हैं। जो हमारे पुराने रूढ़िवादी विचार क्या होते थे कि दृष्टिबाधित जो होते हैं उनके पास एक छठी ज्ञान इंद्रिय होती है, समान लोगों के पास 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, लेकिन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा छठी ज्ञान इंद्रिय होती है। वे लोग जो दृष्टिहीन हैं अंधकारमयी दुनिया में रहते हैं। ठीक है। दृष्टिहीन लोग असहाय होते हैं, जो टटोलते हैं और गिरते पड़ते चलते हैं तथा अपनी सही मार्ग ढूंढने में असमर्थ होते हैं। दृष्टिबाधित लोग अनुपयोगी और अनुत्पादक होते हैं। पहले क्या लगता है, दृष्टि बाधित है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी काम के लायक नहीं है। ठीक है। न देख पाने की वजह से दृष्टिबाधितों को अवशिष्ट ज्ञानेंद्रिया काफी तेजी से हो जाती है। जो बची हुई ज्ञानेंद्रिय है न देख पाने के कारण क्या होती है, तेज हो जाती है। दृष्टिबाधित व्यक्ति डरावने होते हैं, अतः लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति कुसमयायोजित असमंजित होते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वभाव से बड़े धार्मिक होते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति रहस्यमयी जादूगरी अलौकिक दुनिया से संबंध होते हैं। ठीक है। क्या थी हमारी ये जो पुरानी धारणा थी? तो देखिए, ये परीक्षा में अगर आपके आ गया क्वेश्चन, क्या कि दृष्टिबाधितों के प्रति पहले क्या क्या धारणाएं थी, तो जितना मैंने आप लोगों के सामने तर्क बताया आप इतना लिख देंगे तो आसानी से आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस पाठ का क्या निष्कर्ष है कि दृष्टिबाधितों के प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं होती हैं। इन धारणाओं में परिवर्तन लाने हेतु दृष्टिबाधितों को स्वयं कुछ कार्य सामाजिक रूप से मूलधारा में शामिल होकर परिवर्तन लाया जा सकता है। आज एकीकृत और समावेशी शिक्षा के प्रयासों के द्वारा इन धारणाओं में क्या हुई है, कमी आई है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों से भी दृष्टिबाधित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में प्रयास जारी है। ठीक है। अब देखिए, अब है इसी टॉपिक में अगला जो यूनिट, एडुकेशनल प्रिस्पेक्शन ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। इसमें है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेशनल चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो, मतलब दृष्टिबाधित बच्चों और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब देखिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संभावित परीक्षा में आ भी सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि दृष्टिबाधित बच्चों और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। ठीक है। देखिए, दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों का समूह व्यक्तिगत भिन्नता वाला होता है। ये आप तो भली भांति जानते हैं कि दृष्टिबाधित किसे कहते हैं, अल्प दृष्टिबाधित किसे कहते हैं। तो इनकी जो पढ़ाई का कैटेगरी होगा वो भी भिन्नता वाला होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? जिसमें प्रत्येक बालक की शारीरिक विकासात्मक योग्यता तथा आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी क्षति उन्हें शैक्षणिक आवश्यकताओं के परे भी काफी अधिक प्रभावित कर सकती है। इसीलिए उन्हें अनेकों विशेषज्ञों की सहायता तथा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।
जैसा जो बच्चा है अल्प दृष्टिबाधित है वो कैसा अल्प दृष्टिबाधित में कितनी दूरी पर उसकी दृष्टि काम कर रही है नहीं कर रही है, दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसका और कौन सी उसमें विकलांगता है, इन सबको मिलाकर विशेषज्ञों की राय से उसको टीचिंग कराया जा सकता है। आंख एक ऐसी प्राथमिक ज्ञानेंद्रिय है जिस पर अधिकांश शैक्षिक नीतियां आधारित होती हैं। इन नीतियों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सार्थक रूप से अधिक अनुभव प्रदान किया जा सके। ऐसे विद्यालय वातावरण का विकास करने हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनेकों सुधार की आवश्यकता है जो समस्त बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, आज दृष्टिबाधित बच्चों हेतु विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ना अथवा समाज की मुख्य धारा में नियमित विद्यालय में समावेशित होकर पढ़ना जैसे कुछ विकल्प उपलब्ध है। आजकल क्या है कि हमारी सरकारी संस्था है जो ये समान विद्यालयों में भी इन बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रही है, चाहे व्यवस्था हो रही है, कुछ हो भी चुकी है। कैसे, जो जिस विद्यालय में अगर सामान्य बच्चे पढ़ते हैं तो उस विद्यालय में भी विशेष टीचर की नियुक्ति हो रही है और वैसे बच्चों का शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कौन कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, जैसे कुछ विकल्प उपलब्ध है। एक अन्य विकल्प के रूप में गृह आधारित शिक्षण, घर का शिक्षण उन बच्चों के लिए उपलब्ध है जो बहु विकलांगता अथवा किसी अन्य कारण से उपयुक्त विद्यालय में जाने में असमर्थ हैं। ठीक है, दृष्टिवान की तरह दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा घर, परिवार में गरीबी के कारण समस्याएं अधिक विशाल रूप ले लेती है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, अभिभावकों, पुलिसकर्मियों तथा परामर्शदाताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इन बच्चों की शिक्षा विशेष शिक्षा के रूप में पढ़ाई जाती है। विशेष शिक्षा का अभिप्राय विकलांग बच्चों के लिए है। विशेष शिक्षा किसके लिए संबोधित किया जाता है? दिव्यांग बच्चों के लिए। विशिष्ट आवश्यकता वालों की पूर्ति हेतु निर्मित विशेष अनुदेशन है जिसमें विशेष सामग्री, विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षण तकनीकी, विशेष शिक्षक तथा उपकरणें होती है। अब है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। अब देखिए विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है। मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए आपको टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि 10 पहले बच्चों जैसे कि 10 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उसका आंसर आपको खोज कर लिखना है। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो टॉपिक में से ही क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आ गया क्वेश्चन की विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, तो जब आप क्लास यानी वीडियो देखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। पूरे विश्व में अधिकांश बालकों की अधिकांश आवश्यकताएं समान होती हैं, पर कुछ इस तरह के भी बालक होते हैं जो विशेष आवश्यकताओं का अनुभव करते हैं। अतः इनकी शिक्षा दीक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ कर पाना कठिन कार्य हो जाता है। अतः इन बालकों की शिक्षा के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। प्रोकेसी पंड्या के अनुसार ये क्या है? शिक्षाविद है। उन्होंने क्या किया है, कहा है कि 4 प्रमुख घटक हैं जिसकी सहायता से विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उनकी शिक्षा का कार्य किया जा सकता है। अब कौन कौन से 4 घटक है? पहला है विशिष्ट शिक्षक,
दूसरा है विशिष्ट पाठ्यक्रम, तीसरा है विशिष्ट अनुदेशन विधियां, चौथा है विशिष्ट अनुदेशन सामग्री। ये 4 घटक रहेंगे तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। अब विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी? सर्वप्रथम प्राचीन समय में दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य माना जाता था। उनकी सफलता के लिए पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित पर केंद्रित विद्यालयों की आवश्यकता महसूस किया गया। दूसरा है, पहले सार्वजनिक स्कूलों की संख्या कम थी एवं शिक्षकों की संख्या कम थी, इसीलिए दृष्टिबाधित बच्चों की विशेष शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने की भी जानकारी नहीं थी। उपरोक्त 2 कारणों के चलते कुछ अन्य कारण हैं इसके लिए उत्तरदायी है। क्या क्या? निरक्षरता की उच्च दर, इसके लिए कौन कौन से प्रमुख कारण थे? पहला है निरक्षरता की उच्च दर, दूसरा है नकारात्मक अभिवृत्ति जिसका मैंने चर्चा किया था, तीसरा है अधिक संख्या में प्रशिक्षण का अभाव, चौथा है शिक्षा की उच्च दर। ठीक है। अब देखिए विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको अपने दिमाग से सिलेक्ट करके अपने कॉपी पर इसको नोट कर लेना है ये सब टॉपिक, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक आप पेपर पहले के देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप फिर पूछ देगा कि विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो इसमें देखिए पहला समान उद्देश्य में क्या है? भारत में शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। कोई भी राज्य किसी भी बालक को किसी आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि जो बालक जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उस बालक को उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए। ठीक है। इसी आधार वाक्य में विशिष्ट बालकों की शिक्षा भी समाहित है। भारत सरकार का एक समान दायित्व है सबके लिए शिक्षा। नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिया गया है कि सबके लिए समान शिक्षा। भारत सरकार का एक समान दायित्व है सबके लिए समान शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। अतः सामान्य तौर पर सभी जाति, धर्म, लिंग, भाषा के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए और उनके साथ ही विकलांग या विशिष्ट जरूरत महसूस कर रहे बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह विशिष्ट शिक्षा का समान उद्देश्य है। ठीक है। तो वो था समान उद्देश्य। अब विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो पहला होता है सामान्य उद्देश्य, उसके बाद क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य। तो अब विशिष्ट उद्देश्य इसका क्या है? विशिष्ट उद्देश्य विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षा भी विशेष और उद्देश्य भी विशेष। इस अर्थ में हर तरह के विकलांग बच्चे को अपने अपने अर्थ में अलग अलग तरह की विशिष्ट आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य हर प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त बालक के गहन आवश्यकता को पूरा करने से है। ठीक है। सरकार का दायित्व है कि विकलांगता के प्रकार को समझकर बालकों को अधिकार के लिए विशिष्ट रूप से वातावरण, अध्यापक, उपकरण आदि का प्रबंधन करे ताकि विशिष्ट शिक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। देखिए सब आपके लिए क्वेश्चन टाइप के ये लेसन है। ठीक है। अब है निम्न बिंदुओं से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब ये क्या है? मेन पॉइंट है कि आखिर दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्यों है। पहला है समाज द्वारा विकलांग व्यक्तियों और विद्यार्थियों को अन्य व्यक्तियों की तरह स्वीकृति दिलाना। पहला क्या है कि समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाना, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं वैसे भी दिव्यांग बच्चे का समाज में बराबर का वैल्यू मिल सके।
और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना। जब वो शिक्षित होंगे तो उन्हें रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है सामान्य और विकलांग बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक संबंध कायम करना, विकलांगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करना। ये सब क्या है, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। इन बच्चों के लिए भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने की आवश्यकता है, इसके लिए भी इन्हें शिक्षा जरूरी है। ठीक है। अब है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास करना और विकलांगों के लिए नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। 5 नंबर है दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी विकलांगता स्तर को कम करने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये क्या हुआ कि हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति की शिक्षा के क्यों क्या क्या उद्देश्य है, ये सब उनके टॉपिक है। ठीक है। सिक्स नंबर टॉपिक क्या है, अभी उसी टॉपिक में दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को अपने देश और समाज के विकास के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। उससे अपना भी विकास होगा उसका और देश का भी विकास होगा। 7 नंबर है विकलांग बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। 8 नंबर है दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। 9 नंबर है समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए दृष्टि इन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है। 10 नंबर है दृष्टिबाधित बच्चों को दुनिया देखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इतना तो आप समझ गए कि इन बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत क्यों है। आज का ये टॉपिक था, काफी हमारे विचार से तो बहुत शानदार था, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन टाइप के ये टॉपिक था। अब इस टॉपिक में अब क्या क्या कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे तरफ से बने हैं, ये तो किताब में है नहीं, तो वो अब आप लोग देखिए और उसको नोट करिए। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेत्रहीनता और कम दृष्टि के बारे में सबसे सामान्य मिथक क्या है। ठीक है। पहला है नेत्रहीन लोग भी समान जीवन जी सकते हैं। बी नेत्रहीन व्यक्ति संगीत में अच्छे होते हैं। सी नेत्रहीन व्यक्ति हर स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है। नेत्रहीन व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सबसे सामान्य मिथक पहले का क्या था कि नेत्रहीन व्यक्ति हर स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह मान्यता कि नेत्रहीन व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं किस प्रकार की अवधारणा को दर्शाता है। यह किस प्रकार के आपकी सोच को दर्शाता है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी तटस्थ, डी वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नकारात्मक। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में एक गलत धारणा है कि वे मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, अपनी संवेदनशीलता में तेज होते हैं, सी अध्ययन नहीं कर सकते, डी सामाजिक नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक रूप से भी अक्षम होते हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, नेत्रहीनता के बारे में एक मिथक है। एक पहले क्या मिथक है,
सभी नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन लोग कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति कभी भी शिक्षित नहीं हो सकते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेत्रहीनता और दृष्टिहीनता के विषय में समाज में कौन सी धारणा प्रचलित है? ठीक है। पहला है, वे स्वाभाविक रूप से बहादुर होते हैं, उन्हें समाज की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए। दृष्टिहीनता के लिए ब्रेल क्या है? एक प्रकार का खेल, एक संगीत वाद्य यंत्र, सी एक पाठ्य विधि, डी एक दृष्टि सुधारक उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक पाठ्य विधि। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा में सबसे प्रभावी विधि कौन है? जो नेत्रहीन छात्र है उसको पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन है? ए है श्रवण शिक्षण, बी ब्रेल शिक्षण, डी दृश्य शिक्षण, सी दृश्य शिक्षण, डी लिखित शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रेल शिक्षण। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्या है? कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए कौन सा उपकरण सहायक होता है? ठीक है। ए व्हाइट केन, बी आवर्धक लेंस, सी ऑडियो बुक्स, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टिहीन छात्रों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? पहला है, वे सामान्य स्कूल नहीं जा सकते हैं, उन्हें विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, वे पढ़ाई में कम रुचि रखते हैं, वे धीमी गति से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उन्हें विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए बी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा में समावेशी दृष्टिकोण का क्या महत्व है? ए केवल सामान्य छात्रों के लिए, बी दृष्टिहीन और कम दृष्टिहीन वाले छात्रों के साथ भेदभाव करना, सी सभी छात्रों को समान अवसर देना, कि डी दृष्टिहीन छात्रों को अलग कक्षाओं में रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सभी छात्रों को समान अवसर देना, यानी समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण यही है, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 11। नेत्रहीनता के बारे में यह मिथक है कि सभी नेत्रहीन लोग अपनी सुनने की क्षमता में तेज होते हैं, नेत्रहीन लोग देख सकते हैं, सी नेत्रहीन व्यक्ति कभी खेल नहीं सकते, नेत्रहीन व्यक्ति हमेशा अवसाद में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी नेत्रहीन लोग अपनी सुनने की क्षमता में तेज होते हैं। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन देखिए। दृष्टिहीनता के बारे में यह एक आम गलतफहमी है कि क्या दृष्टिहीन लोग किताबें नहीं पढ़ सकते, दृष्टिहीन लोग कंप्यूटर नहीं चला सकते, दृष्टिहीनता का इलाज संभव नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। नेत्रहीनता के बारे में मिथक है कि नेत्रहीन व्यक्ति
स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम नहीं सकते हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, खुश नहीं रह सकते। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टिहीनता के बारे में एक गलत धारणा यह है कि वे शिक्षण कर सकते हैं, वे खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकते, वे घर का काम नहीं कर सकते, वे समाज में योगदान दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वे खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यह सोचना कि नेत्रहीन लोग मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये क्या है? समर्थन है कि सहानुभूति है कि अंधविश्वास है कि पूर्वाग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये पूर्वाग्रह है, पहले की हम लोगों की सोच है। ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग देखिए। नेत्रहीन छात्रों के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? डिजिटल नोट्स, प्रिंटेड किताबें, ब्रेल टैबलेट, हाथ से लिखे नोट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रेल टैबलेट। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेत्रहीन छात्रों को अलग रखना, सभी छात्रों को समान अवसर देना, सी केवल सामान्य छात्रों पर ध्यान देना, डी नेत्रहीन छात्रों के लिए विशेष स्कूल बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सभी छात्रों को समान अवसर देना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेत्रहीन छात्रों के लिए किस प्रकार का पुस्तकालय उपयोगी होता है? ठीक है। ए है केवल प्रिंटेड किताबों वाला, बी ऑडियो किताबों और ब्रेल सामग्री वाला, सी केवल ई बुक्स वाला, डी सामान्य पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो किताबें और ब्रेल सामग्री वाला। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्कूल में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? ए भेदभावपूर्ण, बी समावेशी, सी तटस्थ, डी उपेक्षित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समावेशी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। नेत्रहीन छात्रों को सीखने में कौन सी सामग्री मदद करती है? ए तस्वीरें, बी ऑडियो बुक्स, सी प्रिंटेड नोट्स, डी चित्रात्मक वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो बुक्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है स्क्रीन पर आप लोगों के? नेत्रहीन लोगों के बारे में मिथक किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। दृष्टिहीन छात्रों की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए है शिक्षकों का समर्थन, बी सहपाठियों की सहायता, सी संसाधनों की कमी, ए परिवहन की समस्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संसाधनों की कमी। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। किस धारणा के कारण नेत्रहीन छात्रों को कम आंका जाता है? पहला है वे सीख नहीं सकते हैं, बी वे ध्यान से पढ़ाई करते हैं, सी वे कठिन मेहनत करते हैं, डी वे प्रतिभाशाली होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वे सीख नहीं सकते हैं। ऐसा क्या है? हम उन लोगों को कम आंकते हैं। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए।
नेत्रहीनता के बारे में मिथक और पूर्वाग्रहों के कारण शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, उन्हें समाज में समावेश के अवसर मिलते हैं, वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। डी, वे समाज से दूर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वे समाज से दूर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दृष्टिहीनता और कम दृष्टि के बारे में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ए, उनकी कमजोरियों पर ध्यान देना, बी, उनकी क्षमताओं को निखारना, सी, उन्हें अलग करना, डी, उनकी मदद के बिना छोड़ देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उनकी क्षमताओं को निखारना। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है इन बच्चों के प्रति। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आज के हमारा जो टॉपिक था, इसका क्लास आज अब खत्म होता है। आप जितने भी बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये लगे कि हमारा क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम और नई ऊर्जा के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मैं कल इसी जो सेकंड पेपर आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसी के जो अगला टॉपिक होगा उसको लेकर हम अगले क्लास में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।